नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। देखिए, इसके पहले हमने वीडियोस आपके साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर के डिस्कस कर लिया है, जहां अधिवेशन हमने देख लिए थे और उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न आपके बनाए गए हैं वो सारे डिस्कस कर लिए गए हैं, साथ के साथ याद भी करा दिए गए हैं। और अगर आप आज हमारे पहले व्यूअर्स हैं ना, पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो जाना पहले एंशिएंट और मिडाइवल कंप्लीट करना, फिर मॉडर्न की सीरीज को सीधे देखना शुरू कर देना। और देखो यार, यह वीडियो हमारी कोशिश है कि मजेदार बनाया जाए, ताकि मजेदार रहेंगे तो जो फैक्ट्स होते हैं ना, हिस्ट्री के बोरिंग फैक्ट्स होते हैं, वो याद करना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाता है। तो इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि कुछ तरीके ऐसे बनाकर आपको दे दिए जाएं ताकि एग्जाम तक आपके वो सेट रहेंगे, तो याद रहेंगे और उस पर मेहनत 2-3 बार हो जाती है। अब जब 2-3 बार हम मेहनत कर रहे हैं तो 2-3 बार तो आपको देखना ही पड़ेगा ना, जब आपको परमानेंट वह चीज़ें याद होंगी। और याद कब तक रखना है? एग्जाम तक रखना है, उसके बाद तक थोड़ी ना याद रखना है। एग्जाम हो जाए आपका तो भूल जाइए। और तिहरा इसका फायदा है, कैसे? एक तो आरओ में प्रीलिम्स में आपको ये फायदा हो करेगा, फिर उसके बाद आरओ मेंस में भी ये फायदा करेंगे, फिर तीसरा क्या है, उसके जस्ट बाद आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स होने वाला है, उसमें भी फायदा होने वाला है। तो इसीलिए इसका ट्रिपल एक तरीके से देखिए इंपॉर्टेंस समझते हुए आप इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो जो है आपका पहला होगा समाज सुधार आंदोलनों पर, फिर क्रांतिकारियों को लेकर के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस रहे हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। समाज सुधार आंदोलन से देखिए पहला आपका टॉपिक जो उठाया गया है वह ब्रह्म समाज से उठाया गया है। भाई, ब्रह्म समाज से क्या क्वेश्चन आया? ब्रह्म समाज से क्वेश्चन देखो दो तरीके से बनते हैं। एक तो इनकी जो संस्थाएं थी ना, अग्रवर्ती संस्थाएं, उनके क्रम को लेकर के आ जाता है। फिर दूसरा क्या है, इनकी जो अग्रवर्ती संस्थाएं हैं उनके संस्थापक को लेकर के सवाल देखो बनाए जाते हैं कि आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज, इनके संस्थापक कौन थे। तो लगातार कंफ्यूजन होता है आपको, जो आगे की जो संस्थाएं रही ना ब्रह्म समाज से निकली हैं, उनके जो संस्थापक याद करने में आपको दिक्कत आती होगी, जैसे कि मुझे भी आती थी। और ब्रह्म समाज के हर किसी को पता होता है कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई आपकी 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। तो भाई ये टफ तो होता नहीं किसी के लिए याद करना, और ना यहाँ से कंपटीशन में आप आगे निकलोगे, किसी से निकलोगे कहाँ पे, इन चीज़ों से आगे निकलोगे। और इनको याद करना देखो बहुत आसान अभी हो जाएगा। इसकी कहानी समझ लो पहले। देखो, ब्रह्म समाज की जब स्थापना की जाती है तो एक आपका वर्ग होता है देवेंद्रनाथ टैगोर का वर्ग, जो आदि ब्रह्म समाज की बात करेगा। आदि ब्रह्म समाज मतलब होता है कि जो पहले जैसा, आदि मतलब होता है पहले जैसा ब्रह्म समाज, है ना। तो यह वर्ग चाहेगा कि ब्रह्म समाज के तहत जो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे ना, जिस आधार पर यह चलाया गया था समाज, तो उसी आधार पर क्या किया जाए, इसको चालू रखा जाए। तो वह आपका आदि ब्रह्म समाज कहलाएगा। लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन करते हुए उदाहरण के तौर पर यह बात की जाएगी कि ब्रह्म समाज को क्या है, बंगाल के क्षेत्र से बाहर भी निकाला जाए। तो यह बात करेंगे कौन? केशव चंद्र सेन का जो वर्ग होता है ना, वो भारतीय ब्रह्म समाज के रूप में आगे उदय होता है, नई शाखा। और अब क्या होता है, अभी भारतीय ब्रह्म समाज से फिर साधारण ब्रह्म समाज क्यों बन गया? तो आपको पता होना चाहिए कि केशव चंद्र सेन लगातार जैसे बात करते थे, प्रगतिशील बातें किया करते थे और बाल विवाह का विरोध करते थे, लेकिन इन्होंने स्वयं अपनी बेटी का विवाह क्या किया था, बाल विवाह कर दिया था। तो इससे क्या होगा, व्यथित होकर के आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की क्या कर दी जाएगी, स्थापना कर दी जाएगी। ये तीनों देखिए चारों आपको सीरीज क्लियर हो गई होंगी, किस रूप में यह समाज जो थे, अलग अलग जो शाखाएं थी, इनकी किस रूप में सामने आती है, कारण क्या रहते हैं। तो कारणों को समझ लिया, कहानी स्पष्ट हो गई। लेकिन अब आ जाता है प्रीलिम्स में, क्रम लगाने को आएगा। देखो क्रम अब आप लगा दोगे। फिर आते हैं फैक्ट्स पे, यहां पर जो संस्थापक के रूप में पूछे जाते हैं। भाई देखो, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके कौन रहे? वह रहे देवेंद्रनाथ टैगोर। यहां देखिए आप जानते हैं आदिनाथ के बारे में हर कोई जानता है ना, भगवान शिव को आदिनाथ के रूप में बोला जाता है कि नहीं। तो आदि से आपने निकाला आदि ब्रह्म समाज और नाथ से आपने देवेंद्रनाथ टैगोर निकाल दिया। और ये देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे आपके ना, ये किसके? रविन्द्रनाथ टैगोर के ही बड़े भाई थे, है ना। आप जानते हो 3 भाई हैं, तीनों से प्रश्न बनते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर देखो आपको पीछे बताया गया है, क्या याद करो क्या बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी, याद आया। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर से देखो यहां पर हमने पढ़ लिया आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अवनींद्रनाथ टैगोर, जब अभी आधुनिक भारत पढ़ोगे ना, तो वहां चित्रकार के रूप में आपको जब पढ़ना होगा तो अवनींद्रनाथ टैगोर भारत माता के चित्र बनाते हैं। तीनों देखो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो तीनों आपको देखो बता दिए गए हैं साथ के साथ। फिर देखो भारतीय ब्रह्म समाज। अब भाई भारतीय ब्रह्म समाज के आपके संस्थापक पूछे गए, तो आपने देखो केशव चंद्र का चंद्र निकाला। भाई चंद्र कैसे? अभी चंद्रयान की बात आप लगातार देखो इतनी न्यूज में रही थी, तो चंद्र की बात की जाती है, तो किसकी बात की जा रही? भारतीय की। दक्षिण पोल पर पहला पहुंचने वाला जो देश है वो कौन है? भारत है ना, चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव पर है। तो भारतीय की बात की जाएगी जब भी चंद्र की बात की जाएगी। अब चंद्र से आपने निकाला केशव चंद्र को और भारतीय से आपने निकाल दिया भारतीय ब्रह्म समाज को, यह भी क्लियर हो गया। चौथा आता है साधारण ब्रह्म समाज। देखो एक बात बताता हूं, साधारण सी बात है, आज के समय में बॉस वही है जिसके पास शस्त्र है। क्या निकाला आपने? साधारण सी बात यह बताई जा रही है कि आपको बॉस वही है जिसके पास क्या है आज के समय? शस्त्र है। तो शस्त्र से आपके हो गए शिवनाथ शास्त्री और बॉस से हो गए आपके आनंद मोहन बोस, है ना। ये हो गए इसके संस्थापक। और साधारण सी बात है यह, है ना, हर कोई जानता है। तो साधारण से हो गया साधारण ब्रह्म समाज। अब देखो इस तरीके की कहानी जब 3-4 बार आप करोगे, तो 3-4 बार आप जब कनेक्ट करके ऐसे पढ़ोगे ना जब संस्थापकों को, तो आपको एकदम याद हो जाएगी, कंठस्थ हो जाएंगी चीजें। जैसे ही ऑप्शन आएगा तुरंत आपको साधारण दिखेगा
तुरंत आप बताओगे भाई बॉस और शास्त्री दिख जाएगा तुरंत आपको। जैसे भारती दिखेगा, चंद्र आप पढ़ोगे 3-4 बार तो याद हो जाएंगी चीजें। फिर चंद्र देखते ही आप भारती से तुरंत आप टिक कर दोगे, उसको सही लगा कर आओगे, क्योंकि मिलान करने के लिए भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। 3-4 आपके दिए होंगे और 2 भी आ रहे होंगे ना, ध्यान आ जाएंगे वहां पर, तो आप मिलान सही करके चले आओगे। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन सही करने हैं प्रीवियस ईयर से अगर कभी क्वेश्चन उठाया जाता है। फिर देखिए दूसरा आया आर्य समाज के बारे में। देखो आर्य समाज हमने वहां पर भी पढ़ा था, कब, पीछे याद करो, जब मोहम्मदन एंग्लो के बारे में हमने पढ़ा था, वहां पढ़ा था 1875 में। एक अल्पसंख्यक का समुदाय देखा था, संस्थान देखी थी, एक हमने साथ ही के साथ बहुसंख्यक समुदाय के संस्थान देख लिया था। देखो आर्य समाज आपका उसी रूप में कार्य करता है ना, वेदों की ओर लौटो की बात करता है। यहाँ दयानंद सरस्वती से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के किसकी रचना है, तो आपको याद होना चाहिए कि दयानंद सरस्वती की है भाई। और इन्हीं के द्वारा आर्य समाज जैसे संस्थान की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय से 2-3 प्रश्न और साधारण से पूछे जाते हैं, और जो पीछे पूछे गए हैं पीछे करा भी दिए गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इनको राजा की उपाधि किसने दी, पीछे बताया था अकबर द्वितीय ने दी। दूसरा क्या बताया था, इन्हें पत्रकारिता का क्या कहा जाता था, राजकुमार कहा जाता था, यह भी बताया गया था। तीसरा क्या क्वेश्चन देखो, सती प्रथा का अंत करने में जो प्रतिबंध लगाया गया था, कानून बनाया गया था बेंटिंग के द्वारा, किसकी मदद से, राजा राम मोहन राय की। ये सारे पीछे बताए गए थे, ऐसा नहीं कि नया एकदम। और यहां पर देखो समाज सुधार के तहत हमने पहले ब्रह्म समाज और आर्य समाज उठा लिया। ये बंगाल के 2 समाज सुधारक हमने संस्थान उठाए, यहां से प्रश्न कैसे पूछे गए पीछे यह भी बताया गया। फिर देखो महाराष्ट्र के क्षेत्र में समाज सुधारक हमने संस्थान उठाए 2, कौन से, एक प्रार्थना समाज, एक सत्यशोधक समाज। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, प्रार्थना समाज से क्वेश्चन बनता है कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक आपको याद भी होगा आत्माराम पांडुरंग थे, है ना। आत्माराम पांडुरंग जब इसके संस्थापक होते हैं, अब याद कैसे रखोगे, देखो प्रार्थना आपने बोला कि प्रार्थना आप कैसे करते हो, आत्मा से करते हो। व्यक्ति को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, अपनी आत्मा से करनी चाहिए, अंतरात्मा से करनी चाहिए। तो प्रार्थना समाज का आत्मा से आपने निकाला आत्माराम पांडुरंग को, और प्रार्थना समाज देखो याद हो गया आपको। और 1867 में आपका क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। अब सत्यशोधक समाज की बात आई भाई। सत्यशोधक समाज के आपको बताना है कि संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। याद कैसे रखोगे, देखो आज के समय में ना कोई भी अगर सत्य की बात करता है ना, तो वो कोई भी अगर सत्य की बात कर रहा होगा, कोई सत्यवादी होगा, तो उससे इंसान क्या है, फूला घूमेगा, है ना। फूले फूले घूम रहे हैं, हमने सत्य की बात की तब से वो फूले घूम रहे हैं। फूले से क्या हो गया, ज्योतिबा फुले, और सत्य से सत्यशोधक समाज हो गया। देखो याद हो गए दोनों संस्थापक। अभी तक आप कंफ्यूज रहते होगे, अब कंफ्यूज नहीं रहोगे। कैसे ही प्रार्थना जैसे बताओगे आप आत्मा से, और सत्यशोधक सत्य की बात मतलब फूले आदमी घूमेगा हमसे। अब लोकहितवादी, लोकहितवादी कैसे, देखो लोकहितवादी से क्वेश्चन यह बना था कि लोकहितवादी किसे बोला जाता था, है ना, किसे टाइटल, किसका टाइटल है, किसको बोला जाता था, तो गोपाल हरि देशमुख को बोला जाता था। आप कैसे याद रखोगे, देखो लोक का हित, लोगों का हित, लोगों का हित, लोग मतलब लोक ही होता है, लोगों की बात की जाती है। तो लोगों का हित कब है, जब देश का हित है। तो देश का हित मतलब लोकहितवादी किसको, देश से आपने देशमुख निकाला, है ना। यह भी देखो महाराष्ट्र के हित है, पीछे देशमुख टाइटल बताया गया था, देशमुख टाइटल दिखे आपको तो समझ जाना कहां बात हो रही है, महाराष्ट्र के क्षेत्र की बात हो रही है। तो लोकहितवादी के रूप में कौन बोला जाता था, देशमुख, गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था। अब रामकृष्ण मिशन की बात की जा रही भाई। रामकृष्ण मिशन से आया क्वेश्चन कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद। आप जानते हो कि अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के जो उपदेश थे ना, उन्हीं के आधार पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब की, 1857 में। देखो अभी तीनों चीजें आपको याद करा दी जाएंगी, क्योंकि जो चीज आपको याद है ना उसको बेस बनाते हुए याद किया करो। जैसे 1893 का आपको पता है शिकागो सम्मेलन, हर किसी को याद है कि यहां पर जब स्वामी विवेकानंद ने स्पीच दिया था, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो हर एक ने ताली बजाई थी, है ना। तो वैश्विक समुदाय ने क्या हुआ, यहां पर तारीफ की थी कि कौन भारतीय आ गया, तो भाई स्वामी विवेकानंद थे वो, जिन्होंने इस तरीके का स्पीच दिया था। कब हुआ था वह, 1893 का शिकागो सम्मेलन। अब ये भी नहीं याद है ना, तो फिर यार इतनी बेसिक चीजें तो याद ही रखा करो। अब 93 में, जब 1893 में क्या होता है आपका शिकागो सम्मेलन होता है, तो वहां इनको वही 4 आदमी मिल जाते हैं। कौन 4 आदमी, जो बोलते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, है ना, 4 आदमी देखेगा तो क्या कहेगा, वही एक याद करने के लिए बता दिया जा रहा है, बाकी मिलते कोई नहीं है। तो 4 लोग, जब इनको 4 आदमी मिले तो इन्होंने इनसे बोला गया भाई, इन्होंने बोला विवेकानंद से कि यार इतने अच्छे उपदेश देते हो तो इनके उपदेशों का संकलन कोई संस्थान बना दो। इन्होंने कहा ठीक है चलो हम रामकृष्ण मिशन बना देते हैं। तो 1893 के 4 साल बाद, क्योंकि 4 आदमी मिले इसीलिए हमको यहां याद करने के लिए हमने बोला था कि 4 आदमी मिले, कि 4 साल बाद इन्होंने क्या कर दिया, 1897 में किसकी स्थापना कर दी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी। देखो इसका वर्ष भी याद हो गया 1897, और 97 याद कैसे किया, 93 से कनेक्ट करके याद किया, तभी जाकर याद होगा, अन्यथा सन आप भूल जाओगे। फिर देखो फिर आया 3 इनके कानूनों पर, 3 कानूनों पर क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे गए तो वहां से देखो 3 कानून, एक तो नेटिव मैरिज एक्ट पर, एक सम्मति आयोग अधिनियम पर, और फिर शारदा अधिनियम पर। इन तीनों के पीछे की कहानी समझ लो और सीक्वेंस समझ लो। बाई चांस कभी कालानुक्रम लगाने को आ जाए तीनों का, तब भी आप लगा दोगे। होता क्या है, पहले ब्रह्म समाज के भीतर ही, जिसको ब्रह्म विवाह अधिनियम मतलब ब्रह्म समाज संस्थान के भीतर ही यह अधिनियम पारित किया जाता है। इसमें लड़कियों की जो बाल विवाह को लेकर के देखो 1872 में अधिनियम लाया जाता है, जिसमें लड़कियों की जो न्यूनतम आयु है वो 14 वर्ष,
है ना, 14 वर्ष निर्धारित की जाती है। और बच्चों की, लड़कों की जो न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष, विवाह की यह न्यूनतम आयु निर्धारित की जाती है। इसके नीचे यानी कि विवाह करना क्या हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा। अब देखो भाई, यह ब्रह्म समाज अधिनियम के रूप में, क्यों ब्रह्म विवाह अधिनियम के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह सीमित क्षेत्रों तक, ब्रह्म समाज तक ही यह स्थापित किया गया था। तो इसीलिए नेटिव मैरिज एक्ट के बाद भी सम्मति आयु अधिनियम लाना पड़ा। इसके पहले की कहानी यह समझो, 1891 में क्या होता है, बहराम जी मालाबारी के प्रयास से यह अधिनियम लाया जाता है। पीछे की कहानी यह है कि इसके पहले क्या होता है, 11 साल की एक बच्ची के साथ क्या होता है, रेप की घटना हो जाती है ना, और रेप की घटना के कारण यह मांग तेजी से उठती है। अंग्रेजों के उस समय अंग्रेजों से मांग उठाई जाती है कि भाई आप इस तरीके का कानून बनाइए, कंसेंट की बात की जाती है, जिसको एज ऑफ कंसेंट, मतलब बिना कंसेंट के आप क्या है, किसी भी महिला बच्ची के साथ संबंध नहीं बना सकते हो, है ना। तो उसके लिए न्यूनतम आयु निर्धारित होनी चाहिए। तो यहां पर ही देखो न्यूनतम आयु निर्धारित कर दी जाती है 12 साल। तो इस कारण ही देखिए यहां पर जो बच्ची की, बालिका की न्यूनतम आयु निर्धारित की जाएगी विवाह की, वह 12 साल निर्धारित की जाएगी, है ना, एज ऑफ कंसेंट जो होगी। तभी यह अधिनियम आएगा, सम्मति आयु अधिनियम। यह कहानी पीछे क्लियर हो गई होगी आपको। इसमें जो प्रयास किया गया था मालाबारी के द्वारा किया गया था। लेकिन यहां सम्मति आयु अधिनियम से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सम्मति आयु अधिनियम, है ना, यह प्रगतिशील सिद्धांत रखता था, है ना, बाल विवाह का विरोध करता था, फिर भी इसका विरोध किया गया था किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कारण क्या था, कारण यह नहीं था कि यह बाल विवाह का विरोध करा, कारण यह था कि हमारे जो कस्टम्स है ना, इंडियन कस्टम्स हैं, उनमें कोई संशोधन करना है, किसी तरीके का हस्तक्षेप करना है, उसका राइट अंग्रेजों को किसने दे दिया भाई, उनका राइट किसके पास होना चाहिए, हमारे पास ही होना चाहिए। तो बाल गंगाधर तिलक का विरोध करने का यह आधार था। तो अब आधार समझ गए, यहां से जो प्रश्न दूसरा बनाया जाता है यह आप समझ गए। चलो अगला देखते हैं। फिर इसी के बाद ही शारदा अधिनियम लाया गया। शारदा अधिनियम आप समझना, जो नेटिव मैरिज एक्ट के तहत जो प्रावधान थे ना, वही यहां पर भी प्रावधान किए गए थे। हरविलास शारदा आपके उस समय मजिस्ट्रेट थे, इनके द्वारा क्या किया जाता है, शारदा अधिनियम पारित किया जाता है 1929 में। यहां बात की जाती है जो लड़कियों की न्यूनतम आयु है वह 14 वर्ष रखी जाएगी अब विवाह की, और लड़कों की वही 18 वर्ष, जैसा कि पीछे आपका ब्रह्म विवाह अधिनियम में तय हुआ था। तो समझे आप, एज ऑफ कंसेंट के बाद भी शारदा अधिनियम क्यों लाया गया। तो पीछे की कहानी आप समझ गए, इनका सीक्वेंस समझ गए, और जब कहानी के साथ आप कारणों पर जाते हुए कहानी को समझोगे ना, तो कभी कालानुक्रम वाले जो प्रश्न होते हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। चलो समाज सुधार से देखो, यह क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और यही आपके पीसीएस में भी कार्य करेंगे। ऐसा नहीं कि पीसीएस के लिए कुछ अलग आता है, यही पेपर आपका पीसीएस में भी आता है। चलो अगला देखते हैं। अब अगला कौन सा टॉपिक है, क्रांतिकारी आंदोलन। देखो भाई, क्रांतिकारी आंदोलन को पहले समझो। क्रांतिकारी आंदोलन जो है आपके दो चरणों में दिखाई देगा। कौन सा, एक तो आपका चरण दिखाई देगा 1905 से 1915 तक का, मतलब जब यह गांधी जी राजनीति में सक्रिय होते हैं उसके पहले जो क्रांतिकारियों का उदय होता है। कब, जब स्वदेशी बंगाल के विभाजन होता है ना, बंगाल विभाजन के बाद से क्रांतिकारी जो है अधिक सक्रिय हो जाते हैं ना, तेजी से उग्र प्रतिक्रियाएं देते हैं उसके विरुद्ध में, वही क्रांतिकारी एक चरण दिखाई देगा। फिर क्या होता है, गांधी जी जब सक्रिय होंगे, फिर गांधी जी के बाद जब गांधी जी असहयोग आंदोलन करेंगे, चौरी चौरा घटना के बाद जब आहत होंगे दोबारा से क्रांतिकारी, तो फिर वहां पर आपको एक दूसरा चरण दिखाई देगा 1924 से, है ना। तो यह एक क्रांतिकारियों का दूसरा चरण एक्टिव हो जाएगा। तो दो चरणों में आपको क्रांतिकारी स्वरूप पढ़ना है। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे कैसे बनाए जाते हैं, पहले हम पहले चरण को देखते हैं। पहले चरण में हम एक एक जगह को देखते हुए चलेंगे कि क्रांतिकारी संस्थान कौन सी थी और वहां से प्रश्न कैसे आपके आए हैं। देखो पहले महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखेंगे कि महाराष्ट्र के क्षेत्र से आपके आयोग में प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस आए हैं। और क्रांतिकारी पहले चरण में देखो महाराष्ट्र और बंगाल दो क्षेत्रों में ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं, और शुरुआती जो केंद्र अपना बनाएंगे वो महाराष्ट्र के क्षेत्र को बनाएंगे। नागपुर को आप जानते हो गर्म दल का अभी भी गढ़ बोला जाता है ना। तो चलिए राइट विंग का। अब महाराष्ट्र के क्षेत्र में पहला जो प्रश्न बना वह चापेकर बंधुओं से बना। चापेकर बंधुओं से क्वेश्चन क्या बनाया गया, यह क्वेश्चन आया कि प्लेग कमिश्नर जो आपके रैंड थे ना और एमहर्स्ट थे, इनकी हत्या किसने की थी, तो चापेकर बंधुओं ने। इसके पीछे आप जानते हो ना कि कहानी क्या थी। 1885 में आपको कांग्रेस का पहला अधिवेशन बताया गया था, कहां होना था, पुणे में होना था, लेकिन हुआ कहां था, बंबई में हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पर प्लेग फैल गया था, और उस प्लेग में ही जो कमिश्नर रैंड थे ना उस समय के प्लेग कमिश्नर और एमहर्स्ट थे, इन दोनों को जिम्मेदार पाया गया था, जिस कारण वहां पर ज्यादा जान मान की हानि हुई थी और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था भारतीयों को, है ना, बहुत बड़े स्तर पर, क्योंकि यहां इनके द्वारा जो नीतिगत स्तर पर है ना बहुत लापरवाही की गई थी। इसी से क्रुद्ध होकर के चापेकर बंधुओं के द्वारा किसको मार दिया जाता है, प्लेग कमिश्नर रैंड को, और एमहर्स्ट की हत्या कर दी जाती है। यह देखो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और महाराष्ट्र के क्षेत्र में यह क्रांतिकारी गतिविधि हुई, इस पर प्रश्न आपका बना दिया गया। फिर देखो दूसरा प्रश्न बनता है मित्र मेला पर। देखो भाई मित्र मेला से जो क्वेश्चन बनाया गया ना वो इसके संस्थापक से आया कि इसकी स्थापना गठन किसने किया। यह बेसिकली आपकी एक गुप्त सभा थी, इसका गठन सावरकर ने किया था, और यही आपका मित्र मेला है जो आगे अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा 1904 में। अब देखो ये चीजें आपको हो गई जानकारी के लिए, याद कैसे रखना है। देखो मित्र मेला, मित्र के साथ जब आप मेला जाते हो तो कैसे जाते हो, सवर कर जाते हो कि नहीं जाते हो, जाते हो कि नहीं जाते हो। तो मित्र के साथ जब आप मेला जाओगे तो सवर कर जाओगे, और जब मित्र के साथ मेला जाओगे तो वहां आपको क्या है, पूरे भारत के दर्शन हो जाते हैं। नहीं, मेला में पूरे भारत के दर्शन हो जाएंगे। अब देखो भाई, अब वो भी ऐसा भारत नहीं, अभिनव भारत के दर्शन होते हैं। तो क्या है, मित्र मेला
सवरकर, सवरकर से हो गया सावरकर, और मित्र मेला आपका गुप्त संगठन हो गया। और यही मित्र मेला किसमें बदलता है आपका? अभिनव भारत में। मेरे मेला में ही आपको अभिनव भारत के दर्शन होते हैं, तो इसी कारण मित्र मेला आपका अभिनव भारत में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखो तीनों आपके एकदम याद हो गए होंगे, और तरीका भी मजेदार बता दिया गया ताकि कैसे याद रहे। अनंत लक्ष्मण कान्हरे के बारे में क्वेश्चन बनाया गया कि जो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे ना जैक्सन, इनकी हत्या किसके द्वारा की गई? तो इनकी हत्या की जाती है अनंत लक्ष्मण कान्हरे द्वारा। अब कान्हरे को कैसे याद करना है? देखो कान्हा दिख रहा है आपको, कान्हा ने जब नाश किया ना, जब कान्हा ने नाश किया तभी इनकी क्या हुई? जय हुई। तो याद रखना भाई, कान्हा ने नाश किया, नाश मतलब नासिक के मजिस्ट्रेट थे कौन? जय से क्या है? जैक्सन आपके। कान्हा ने नाश किया तभी इनकी जय हुई। जय से आपने निकाला जैक्सन को, और नाश से मतलब क्या है आपका? नासिक के जिला मजिस्ट्रेट। यहीं पर देखो नासिक षड्यंत्र भी पूछा जाता है, इसलिए नासिक जरूर याद रखना कि नासिक के ही क्या है? जिला मजिस्ट्रेट थे। जिस क्षेत्र पर, जिस जगह पर आपकी घटनाक्रम होती है ना, उस घटनाक्रम के आधार पर ही उसको षड्यंत्र केस का नाम दिया जाता था। और आगे देखो ये क्वेश्चन अभी कराया जाएगा जो बनाया गया है कि षड्यंत्र केस और आगे उससे संबंधित व्यक्ति दिए जाते हैं और मिलान करने को प्रश्न आते हैं। तो इसीलिए कान्हारे, कान्हा से आपका याद रखो कान्हारे, अनंत लक्ष्मण कान्हरे थे जिन्होंने जैक्सन की हत्या की थी। अब सुनना भाई, यहां तिलक क्यों दिया हुआ है? तिलक से एक प्रश्न बनाया गया कि तिलक को क्या है, यहां पर 18 साल की सजा होती है, आपको पता होना चाहिए क्यों होती है, उसका रीजन सुन लो। यहां पर तिलक क्या करते हैं, जो कान्हरे के द्वारा जैक्सन की हत्या कर दी जाती है ना, इसकी तुलना वो जानते हैं किससे कर देते हैं? इसकी तुलना वो शिवाजी के द्वारा जो अफजल खान की हत्या की गई थी ना, अफजल खान को मारा गया था, उससे वह तुलना कर देते हैं तिलक अपने न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर भी इनके दोनों कौन से हैं आपको न्यूज़पेपर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो मैं ही बता दे रहा हूँ, इनके न्यूज़पेपर दो हैं आपके, केसरी और मराठा थे, है ना? याद है आपको? जब समाचार पत्र पढ़ा था, नहीं पढ़ा जाओ देखो जाकर के, और याद भी रहेगा आपको। अब होता क्या है, ये अपने न्यूज़पेपर में कान्हरे के द्वारा जो जैक्सन की हत्या की जाती है ना, इसकी तुलना कर देंगे किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा जो अफजल खान की हत्या की जाएगी। इससे क्या होगा? अंग्रेज रुद्ध हो जाएंगे, और अंग्रेज क्रुद्ध होकर के क्या करेंगे? इनको 18 महीने की सजा देंगे। यहीं से तिलक की जो है लोकप्रियता बढ़ती है, और तिलक क्या है? लोकमान्य तिलक के रूप में, लोकमान्यता इनकी बढ़ती है और लोकमान्य तिलक के रूप में जाने जाते हैं। यह है पूरी कहानी इसकी। यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियां हमने यहां से देख ली। बंगाल के क्षेत्र में देखते हैं भाई, बंगाल के क्षेत्र में जो प्रश्न बनता है वह अनुशीलन समिति से बनता है। अब अनुशीलन समिति से सवाल क्या बनता है? एक तो स्थापना इसकी, देखो 1902 में इसकी स्थापना होती है। वहीं अभिनव भारत की हमने 1904 में स्थापना देखी। थोड़ा सा ये आपको लंबा नहीं याद रहेगा लंबे समय तक, ये क्या है, खाली आपको एक दो बार देख लेना है। और बहुत जरूरी वर्ष यहाँ पर आपको बताए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो वही केवल बताए जाते हैं, क्योंकि उन आधार पर कभी कभी सीधा सीधा वर्ष देकर के कालानुक्रम लगाने को दे देता है, और बहुत सारे तो वर्ष भी तैयार करा दिए गए यार आपको। तो अनुशीलन समिति के बारे में देखो क्या पढ़ना है आपको। अनुशीलन समिति से जब आप पेपर खंगालो ना पीछे के, तो पता चलेगा कि यह पूछेगा कि अनुशीलन समिति से कौन जुड़ा हुआ नहीं था, कौन सदस्य इससे जुड़े हुए नहीं थे। अब भाई सोचो वहां पर कैसे लगाओगे। पहले अनुशीलन समिति के पीछे कहानी थोड़ी समझ लो। बंगाल में क्या होता है, यह क्रांतिकारी संगठन होता है ना, क्रांतिकारी समिति होती है जो बंगाल के क्रांतिकारियों को क्या करती है? एक हवा देती है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध, औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध। बेसिकली होता क्या है, इसके पहले आपकी 1903 में ही आपकी व्यायामशाला के रूप में एक संगठन कार्य कर रहा होता है, लेकिन यह उतना सक्रिय नहीं होता है। जब बंगाल का विभाजन आपका 1905 में हो जाता है ना, तब यह अनुशीलन समिति जो है ज्यादा सक्रिय हो जाती है। और व्यायामशाला की आपको स्थापना पता है, जो प्रमथनाथ थे यह आपके थे, चितरंजन दास थे, है ना, ये सब जुड़े हुए थे किससे? व्यायामशाला थे। और इसी से जुड़े हुए थे आपके अरविंद घोष। अब यहां पर समझना आपको, यह केवल जानकारी के लिए बताया जा रहा है, याद नहीं करना है। इनसे देखो सवाल भी नहीं बनते, क्योंकि यहां तक ज्यादा यह एक्टिव नहीं थी। कौन? अनुशीलन समिति जो थी बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी नहीं थी लोगों के बीच। लोकप्रिय तो तब होती है जब 1905 का बंगाल विभाजन होता है, उसके बाद जब यह सक्रिय होती है। और यह जो नीचे सदस्य दिए गए हैं ना, दो क्षेत्रों पर, एक कलकत्ता का केंद्र और मिदनापुर का, दो केंद्र बनाए जाते हैं अनुशीलन समिति के द्वारा, जहां पर यह ज्यादा एक्टिव नजर आएगी। तो भाई बात यह होती है कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, तो कलकत्ता केंद्र पर क्या होता है आपके? बारिंद्र नाथ घोष और जतीन्द्र नाथ घोष। कहां? जतीन्द्र नाथ बनर्जी कहां पर? कलकत्ता में सक्रिय दिखाई देंगे। वहीं ज्ञानेन्द्र नाथ बसु, यह बसु जो है कहां पर दिखाई देंगे? सक्रिय मिदनापुर में। ये दोनों क्षेत्र आपके पश्चिम बंगाल में ही स्थित हैं। तो भाई इनके द्वारा बारिंद्र नाथ घोष, आप इनके बारे में थोड़ी जानकारी भी ले लो, थोड़ा याद भी रहेगा, थोड़ा इनसे क्या है परिचित भी हो जाएगा करो। बारिंद्र नाथ घोष ये जानते हैं कौन है आपके? अरविंद घोष के कौन है? छोटे भाई हैं। और जतीन्द्र नाथ बनर्जी कौन है? जतीन्द्र नाथ बनर्जी आपके जो बाघा जतीन आप देखना अभी मूवी आ रही है ना, उनके उसमें बढ़िया से बताया गया है, इनके बंगाल के क्रांतिकारी थे जतीन्द्र नाथ बनर्जी, जो बाघा जतीन के रूप में भी जाने जाते हैं। चलो ये थोड़ा हो गया इनसे परिचय। अब भाई अनुशीलन समिति के पूछा जाएगा सदस्य कौन है, या ऑप्शन में यही 3 नाम दिए होंगे, और 3 नाम में से कोई एक चौथा ऐसा नाम दिया होगा, जो नहीं होगा उसको टिक करना है। याद कैसे रखोगे? देखो इसका मजेदार तरीका सुनो। अनुशीलन में आपको क्या नजर आ रहा है? सीलन पर आप नजर रखो थोड़ा। सीलन, घरों में सीलन जानते हो ना, सीलन से तो परिचित होगा हर कोई। अब सीलन जब आएगी, और सीलन जो है अगर आप कहीं घर पर रहने गए और सीलन अगर बार बार आ रही है ना, अगर सीलन किसी घर में बार बार आ रही है और वह जाती ही नहीं है, मतलब बार बार आती है और जाती नहीं है ना सीलन, तो आप क्या वहां बसना चाहोगे? आपसे पूछा जाए भाई आप क्या वहां पर बसना चाहोगे? आप नहीं बसना चाहोगे। तो देखो तीनों सदस्य देखना कैसे याद हो जाते हैं। सीलन कहीं बार बार आती है, बार से आपका क्या हो गया? बारिंद्र,
है ना, बारिंद्र हो गया बार से, जाति, जाति से क्या हो गया जातीन्द्रनाथ, है ना, जाति नहीं मतलब जातीन्द्रनाथ हो गया। और बसना नहीं चाहोगे ना तो बसु से क्या हो गया आपका, बसु से हो गया ज्ञानेंद्रनाथ बसु, तीनों याद हो गए। देखो सीलन से हो गया अनुशीलन, अनुशीलन के सदस्य बार बार आती है सीलन मतलब बारिंद्रनाथ, जाति नहीं मतलब जातीन्द्रनाथ, है ना, और बसु से बसना नहीं चाहोगे मतलब बसु से हो गया ज्ञानेंद्रनाथ बसु, तीनों सदस्य अब एकदम याद हो गए होंगे। अनुशीलन को आपको तुरंत बताना भाई हमने सीलन से तरीका बनाया है। अब क्या है, यहां बसना तो नहीं चाहोगे, साथ में एक चीज और कनेक्ट कर लो, यहां से आप आगे युगो युगों तक क्या है वहां रहना नहीं चाहोगे, युगो युगों से आपने कनेक्ट किया यहां पर युगांतर, युगांतर जो था यहां पर इस क्रांतिकारी संगठन के द्वारा यह साप्ताहिक पत्र जो है वह इसका संपादन किया जाता था। कौन सा पत्र था आपका, युगांतर। तो भाई याद रखो आप युगो युगों तक वहां रहना नहीं चाहोगे, लो भाई पत्र भी इससे कनेक्ट कर लिया आपने और पत्र भी याद हो गया, क्योंकि पत्र भी पूछा जाता है कि अनुशीलन समिति के द्वारा कौन सा पत्र जो है संपादित किया जाता है। अनुशीलन समिति से इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे और पूरी कहानी आपको समझा दी गई है। चलो आगे चलते हैं। बंगाल का अगला क्या है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस से देखो क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया, यह पूछा गया कि मुजफ्फरनगर नहीं है, सही कर लेना आप, यह मुजफ्फरपुर था, मुजफ्फरनगर तो आपका यूपी में है, यह मुजफ्फरपुर कहां पर है आपका, बिहार में स्थित है ना। तो पूछा जाता है कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस इनके द्वारा मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट थे आपके किंग्सफोर्ड, इनकी हत्या कर दी जाती है ना। क्वेश्चन आया कि किंग्सफोर्ड की हत्या किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा की गई। होता क्या है यहाँ पर, किंग्सफोर्ड पर बम फेंका जाता है। किंग्सफोर्ड क्या होता है, किंग्सफोर्ड जो होता है क्रांतिकारी जो होते हैं ना उनके लेकर के बुरा व्यवहार को लेकर के उनके प्रति यह कुख्यात था, इसीलिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा यह रणनीति बनाई जाती है कि इसके ऊपर बम फेंककर इसकी हत्या की जाएगी, है ना, इसको मारा जाएगा। लेकिन वह बम जो है कैनेडी के पत्नी और उसकी पुत्री के ऊपर गिर जाता है तो हत्या उसकी हो जाती है। कैनेडी क्या होता है, जबकि कैनेडी जो है आपका पता होना चाहिए राष्ट्रीय आंदोलन का हितैषी होता है ना, राष्ट्रीय आंदोलन की हित में बात करता है, तो यहाँ ये गलती हो जाती है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस से। उसके बाद प्रफुल्ल चाकी के द्वारा क्या है, खुद हत्या कर ली जाती है। और खुदीराम बोस के बारे में क्वेश्चन एक बनता है कि सबसे कम आयु में किसको फांसी दी गई थी, तो यहीं पर देखो यही केस था आपका मुजफ्फरपुर का, इसको अलीपुर षड्यंत्र, क्योंकि मुजफ्फरपुर जो है आपका अलीपुर क्षेत्र भी है, वहां पर अलीपुर में स्थित है और अलीपुर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। और इसी के तहत खुदीराम बोस को आपको पता होना चाहिए क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। और सबसे कम आयु में पूछा जाता है, एक प्रश्न आता है कि फांसी किसको दी गई, खुदीराम बोस को। लगभग 18 साल के थे ये जब इनको फांसी दे दी गई थी। आजकल तो 18 साल में लोग क्या करता है, ग्रेजुएशन इंटर भी नहीं कर पाते हैं। चलो प्रफुल्ल चाकी हो गया, खुदीराम बोस हो गया, और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किसकी हत्या की थी, किंग्सफोर्ड की। पूरी कहानी समझ में आ गई। याद कैसे रखना है, याद करने के लिए देखो आप क्या करोगे, आप चौंक जाओगे जब कोई खुद को क्या बोलेगा, खुदी को राम बोलना शुरू कर देगा, है ना। आप चौंक जाओगे कि नहीं चौंक जाओगे जब कोई खुदी को राम बोलना शुरू कर देगा। कौन, कोई किंग, मान लो भाई आपके यहाँ किंग, आपका कोई किंग बना है ना, और आपका कोई किंग है और वह खुदी को राम बोलना शुरू करे तो आप चौंक जाओगे कि नहीं चौंक जाओगे। चौक से हो गया आपका चौकी, प्रफुल्ल चौकी, खुदीराम आपका हो गया खुदीराम। फिर ऐसे किंग को क्या करोगे, मारना चाहोगे, तभी खुदीराम और चौक इन दोनों ने मिलकर किसको मार दिया, किंग्सफोर्ड को मार दिया। अब किंग्सफोर्ड की हत्या यहाँ पर हो जाती है। अब देखो यह क्लियर हो गया होगा पूरा। और अलीपुर षड्यंत्र भी साथ साथ देखो, षड्यंत्र केस आगे अभी आपको बताया जाएगा। और पीछे कहानी इसलिए बताई जा रही है कि क्षेत्र से कैसे षड्यंत्रों का नाम दिया जाता है, इसमें आप कंफ्यूज होते होगे खूब, इसलिए ये क्लियर करते हुए साथ के साथ चला जा रहा है। फिर देखो अब दूसरा चरण आ गए हम। प्रथम चरण हमने देख लिया जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, दूसरा चरण देख लेते हैं। अभी हम भारत में ही हैं जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, अभी विदेशों में हम नहीं देख रहे हैं। अब भारत में ही देखो दूसरे चरण में क्या होता है, जब पहला चरण कंप्लीट होता है, पहले चरण के बाद आप जानते हो गांधी जी सक्रिय रहेंगे, असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। 1922 में आपका चौरी चौरा घटना हो जाती है, पूरा हम बढ़िया से पीछे कर चुके हैं। चौरी चौरी घटना से क्रांतिकारी भी हताहत होते हैं, कुछ तो नरम दल गरम दल के नेता भी हताहत होंगे और कुछ क्रांतिकारी वर्ग भी इससे हताहत होगा। वो दोबारा से क्या होगा, क्रांति का मार्ग अपना लेगा। वो कहेगा भाई अब हम फिर से क्या करेंगे, वही मार्ग, हिंसा का मार्ग अपनाएंगे, तभी जाकर क्या होगा, भारत को आजादी मिल सकती है। उसी के संदर्भ में एक एसोसिएशन आपका स्थापित होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA के रूप में जिसे जाना जाता है। यहां से सवाल क्यों भाई आपके बनाए जाते हैं आरओ या यूपीपीसीएस में, क्योंकि इसकी स्थापना कहां होती है, ध्यान से देखो कहां है, कानपुर में। कानपुर कहां है आपका, यूपी में। अब यूपी में कोई भी अगर संगठन है सक्रिय है तो उससे प्रश्न कैसे नहीं बनाए जाएंगे, जरूर बनाए जाएंगे। इसकी देखो 1924 में, 22 में आपका देखो घटनाक्रम हो रहा है और 2 ही साल बाद आपका 1924 में किसकी स्थापना हो जा रही है, HRA की स्थापना हो जा रही है। इससे जुड़े हुए देखो सदस्यों से प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन से HRA से जुड़े हुए सदस्य नहीं थे। अब भाई ये 3 सदस्य तो आपको याद रखने, कौन कौन है, सचिन नाथ सन्याल, योगेश चटर्जी और रामप्रसाद बिस्मिल। अभी तीनों याद करा दिए जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, अभी पढ़ लो समझ लो थोड़ा। और इसी के द्वारा ही, HRA के सदस्यों के द्वारा ही क्या होता है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी आप जानते हो ना कहां पर है, काकोरी आपका लखनऊ में स्थित है। तो भाई काकोरी ट्रेन एक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9 अगस्त 1925 को क्या होता है, ट्रेन लूटी जाती है, कहां पर, काकोरी स्थान पर, है ना। काकोरी जो स्टेशन होता है वहां पर ट्रेन लूटते हैं ये क्रांतिकारी, किससे जुड़े होते हैं, HRA से जुड़े हुए होते हैं। और इन्हीं में जो पकड़े जाते हैं आपके, उनको फांसी दे दी जाती है। और फांसी स्थल से देखो प्रश्न आपके बनाए जाते हैं, इन क्रांतिकारियों को कहां फांसी दी गई, उनके फांसी स्थलों को लेकर, मिलान को लेकर क्वेश्चन आ जाता है। या कभी कभी पूछ लेता है कि रामप्रसाद बिस्मिल को
को किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के किस जगह पर फांसी दी गई, ऐसे प्रश्न बना लिए जाते हैं। अब देखो सारी चीजें कैसे हम याद कर लेते हैं साथ के साथ। देखो याद करने की कोशिश सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, हम सबसे पहले याद करने की कोशिश करेंगे कि जो इनके सदस्य थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यहाँ हिंदू निकालो, हिंदुस्तान से आपने हिंदू निकाला भाई, हिंदू में क्या है, हिंदू रिलीजन ले लो आप, है ना, हिंदू रिलीजन में आपने निकाला, तो हिंदू रिलीजन में देखो राम, क्या क्या चीज़ें लोकप्रिय हैं उनसे ही हम देखो इनके सदस्य निकाल लेंगे। हिंदू में आपके राम लोकप्रिय हैं, योग लोकप्रिय है ना, योग लोकप्रिय है, राम लोकप्रिय है और संन्यास लोकप्रिय है, जानते हो ना। हिंदू धर्म किसकी बात करता है, राम की बात करता है, योग की बात करता है, संन्यास की। अब राम से आपने निकाला राम प्रसाद बिस्मिल को और योग से निकाला योगेश चटर्जी को, देखो दोनों हो गए सदस्य याद, राम से राम प्रसाद बिस्मिल याद हो गए और योग से योगेश चटर्जी याद हो गए। संन्यास की जगह आपको सन्याल याद करना है ना, सन्यास थोड़ा सा आप इसे कनेक्ट करना, सन्यास हमने सन्याल के कारण बनाया हुआ है, तो सन्याल से आपके सचिन सन्याल हो गए, तीनों सदस्य हो गए आपके याद एचआरए के। अब आप गलत नहीं करोगे। अब आ जाते हैं घटनाक्रम पर भाई, काकोरी घटनाक्रम के बाद जो फांसी दी गई ना, फांसी देखो राम प्रसाद बिस्मिल आप जानते हो, अशफाक उल्लाह भी इसके सदस्य रहे थे, रोशन लाल हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, 4 क्रांतिकारी थे जो पकड़े गए और जिनको फांसी दी गई। फांसी स्थल कहाँ दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी गई, अशफाक उल्लाह को फैजाबाद में दी गई, रोशन लाल को कहाँ दी गई, नैनी में दी गई और वही राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दी गई। भाई याद कैसे रखें, चुनौतीपूर्ण हमारे लिए याद रखना है और वही याद तो यहाँ पर करा दी जाएगा। अभी देखो कैसे याद होता है, राम प्रसाद का हमने राम निकाला था। अब एक बात बताइए, गोरखपुर जैसे ऑप्शन में आएगा आप याद करना तुरंत, गोरखपुर से कौन है हमारे, योगी बाबा, और योगी बाबा लगातार किसकी बात करते हैं, राम की बात करते हैं। तो भैया राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी जाएगी, गोरखपुर में, क्योंकि योगी बाबा राम की बात करते हैं इसलिए राम से आपने कनेक्ट किया किसको, राम प्रसाद बिस्मिल को। देखो याद हो गया राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई। अशफाक उल्लाह आ जाओ भाई, अशफाक उल्लाह आपको बताना है फैजाबाद कैसे हो सकता है। देखो भाई फैज जो है किसका नाम है, क्या हिंदू का नाम हो सकता है, फैज नहीं हो सकता है। फैज किसका नाम है, मुस्लिम का, तो भाई मुस्लिम का नाम है तो किसी मुस्लिम को ही फांसी दी जाएगी यहाँ पर। और मुस्लिम कौन क्रांतिकारी था उस समय, काकोरी कांड से जुड़ा हुआ, अशफाक उल्लाह थे। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऑफिशियली मतलब आधिकारिक रूप से ब्रिटिशर्स के द्वारा पहला मुस्लिम था जिसे फांसी दी गई थी, वह था आपका अशफाक उल्लाह ही थे, है ना। तो अशफाक उल्लाह को कहाँ फांसी दी जाएगी, इसलिए फैजाबाद में दी जाएगी, फैज से कनेक्ट किया फैजाबाद, और मुस्लिम अशफाक उल्लाह थे। अब भाई रोशन लाल को फांसी कहाँ दी जाएगी। देखो भाई हर एक का लाल जो है नाम रोशन करने कहाँ आ रहा है, रोशन करने नाम लाल कहाँ आ रहे हैं भाई, इलाहाबाद आ रहे हैं। तो रोशन लाल आपके कहाँ इनको फांसी दी जाएगी, इलाहाबाद में, नैनी में, है ना। तो रोशन लाल किससे हो गया, इलाहाबाद से हो गया। राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ दी गई, गोंडा में। तो राजेंद्र का आपने निकाला राज, है ना, राज आपने गोंडा को गुंडा के रूप में पढ़ना है आपको। तो गुंडा राज कहाँ पर है, आपको पता है गोंडा बस्ती के क्षेत्रों में क्या चलता है, गुंडा राज चलता है। तो राज से हो गया राजेंद्र लाहिड़ी, गोंडा से हो गया गोंडा। चारों फांसी स्थल याद हो गया, चारों फांसी स्थल 2 बार 3 बार पढ़ लो, देखो ना याद हो जाए। राम आपने निकाला तुरंत भाई, राम क्या है, गोरखपुर, क्योंकि गोरखपुर में बाबा क्या करते हैं, राम की बात करते हैं। अशफाक उल्लाह मतलब यह मुस्लिम इकलौते क्रांतिकारी थे, है ना, तो ये फैजाबाद हो गया। और रोशन लाल आपके इलाहाबाद हो गया, है ना, रोशन करने लाल कहाँ जाता है, इलाहाबाद जाता है। राजेंद्र लाहिड़ी का राज निकाला आपने और राज गुंडा राज की बात की गई। और यहाँ क्रांतिकारी देख लो, 3 राज हैं आपके और 1 मुस्लिम है आपके, चारों आपको क्रांतिकारी भी देखो ऐसे याद रहेंगे, बाई चांस आ जाए कि कौन से किससे जुड़े हुए नहीं थे, किससे, आपके काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए कौन क्रांतिकारी नहीं थे। तो 3 राह हैं आपके, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी और 1 मुस्लिम अशफाक उल्लाह। सारा बेहतरीन तरीके से याद हो गया। और काकोरी एक्शन कांड से खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं और एचआरए से खूब क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि एचआरए की स्थापना उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई है, काकोरी आपकी घटना लखनऊ में हुई है और यूपी से जुड़े हुए स्थल है, वहाँ से प्रश्न खूब बनाए जाते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से तैयार करना, सारे फैक्ट तैयार करा दिए गए। एचएसआरए देखो, एचएसआरए क्या होता है, जब इनको फांसी दे दी जाती है उसके बाद 1927 की घटनाक्रम समझो, 1927 में साइमन कमीशन आता है ना, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। यहीं पर आपको एक क्वेश्चन बनाया जाता है कि किसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है जब विरोध किया जाता है। तो लाला हरदयाल पर लाठीचार्ज किया जाता है, लाठीचार्ज के चलते ही लाला हरदयाल की मृत्यु हो जाती है। आप ये घटनाक्रम तो जानते ही हो। अब इस घटनाक्रम के बाद क्या होता है, दिल्ली में फिरोजशाह कोटला के मैदान में दिल्ली में 1928 में आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, यानी कि एचआरए में ही जो समाजवादी विचारधारा है जब जुड़ जाएगी तो एचएसआरए के रूप में वह सामने आ जाएगी। इसके सदस्य कौन थे, भगत सिंह थे आपके, सुखदेव थे, भगवती चरण वोहरा थे और चंद्रशेखर आजाद थे, है ना। ये सारे सभी जानते हैं आप, भगत सिंह के बारे में, सुखदेव के बारे में, है ना, और भगवती चरण वोहरा यही है जो फिलॉसफी ऑफ बम की बात करेंगे। अब देख रहे हो बम की फिलॉसफी दे रहे हैं, इसकी रचना करेंगे, और चंद्रशेखर आजाद हैं। तो ये नाम सारे लोकप्रिय हैं, ये बिल्कुल भूलने वाले नहीं है, ये आपको याद भी रहते हैं। यही देखो सैंडर्स की हत्या का प्लान बनाया जाएगा। यह एचएसआरए जो होता है, एचएसआरए का जब 28 में गठन कर दिया जाएगा, फिर इसके बाद में सैंडर्स की हत्या, सैंडर्स वही था जो लाला लाजपत राय पर जब लाठीचार्ज हो रहा था उसके लिए जिम्मेदार था। तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कर दी जाती है। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनकी गिरफ्तारी तो यहां से कर ली जाएगी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है यहां से भाग निकलेंगे। चंद्रशेखर आजाद जब भाग निकलेंगे
फिर इनकी मुठभेड़ कहां पर होगी? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। देखो यूपी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है। चंद्रशेखर आजाद की जो मुठभेड़ होती है वो अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से हो जाती है। तो 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद टकराते हैं, देखते हैं चारों ओर से घिर गए हैं, तो अंतिम गोली क्या है? जब रिवॉल्वर में अंतिम गोली उनके बचती है वह स्वयं को मार लेते हैं। इसलिए 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। प्रश्न बनाया जाता है। देखो यहाँ पर जो ये तारीख दी जा रही है, ऐसा मत सोचना कि बहुत टफ हो जाएगी। यहाँ तारीखें इसलिए दी जा रही है क्योंकि एक ही 2 फरवरी और मार्च के महीने में कई घटनाक्रम हो जाते हैं। जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या कर दी, चंद्रशेखर आजाद ने आत्महत्या कर ली होती है, और उसके पहले देखो भगत सिंह और राजगुरु को फांसी तो सुना दी जाती है, फांसी की सजा, लेकिन इनको होती कब है? 23 मार्च 1931 को। उसके पहले चंद्रशेखर आजाद के द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है, और इनको फांसी कब होती है? 23 मार्च को होती है, अगले महीने होती है। आप देख रहे हो, फरवरी और मार्च के बीच की बात है। इसी के बीच एक घटनाक्रम आपका हुआ 5 मार्च 1931 के साथ आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर आप जानते हो गांधी इरविन समझौता होता है, और लोग यहाँ पर नाराज गांधी जी से क्यों होते हैं? पता है ना आपको कि भगत सिंह और सुखदेव, इनकी जो फांसी की मांग है ना, इसको टालने की मांग नहीं की गई थी। गांधी जी क्या है? गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे, और यह व्यक्ति जो सारे थे ना, जो क्रांतिकारी थे, यह हिंसा की गतिविधियों में लिप्त हो जाने के कारण इनको फांसी मिली हुई थी। यह कुछ कारण होते हैं जिन कारण से यहाँ पर स्पष्ट रूप से इनकी फांसी को टालने की मांग नहीं की जाती है, जिस कारण ही आप जानते हो 5 मार्च 1931 का विरोध आगे भी देखने को में कांग्रेस के अधिवेशन में मिलेगा। कांग्रेस के अधिवेशन में जब आगे आपका 1921 का अधिवेशन होगा, वहां पर गांधी जी को क्या है? गांधी जी को या कांग्रेस को काले झंडे दिखाए जाएंगे। तो यह 4 घटनाक्रम होते हैं। देखो 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद को फांसी हुई, 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता होता है, फिर 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हो जाती है। इसके बाद जो दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वहां पर क्या है? कांग्रेस को काले झंडे दिखाए जाते हैं। यह 4 घटनाक्रम है, इनका क्रम लगाने को भी आएगा, और सारा देखो आपको समझ में भी आ गया होगा, एक दूसरे से रिलेट करते हुए सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, है ना। अब आते हैं, भारत में क्रांतिकारी खत्म हो गया। अब लास्ट देखते हैं विदेशों में जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई। विदेशों में क्रांतिकारी घटनाओं में पहले हम लंदन चलेंगे, है ना। लंदन में देखेंगे कि वहां पर क्या क्या हो रहा है। लंदन में आपको एक नाम पता होना चाहिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा का। क्या? लंदन में ही देखो इनके द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में, अब यह 1905 में ही क्यों हो रहा है? आप जानते हो 1905 में भारत में क्या हो रहा था? बंगाल का विभाजन हो रहा था, और बंगाल का विभाजन भारत में हो रहा है, वही मांग कहां की जाएगी? विभाजन किसके द्वारा किया जा रहा है? अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए 1905 में लंदन में हमारे क्या है, जो क्रांतिकारी हैं वह सक्रिय रूप से नजर आएंगे। वह लगातार मांग करते हैं किसकी? भारत से औपनिवेशिक शासन के समाप्त करने की, जड़ से उखाड़ने की बात करेंगे। तो उसी आधार पर 1905 में जो श्यामजी कृष्ण वर्मा रहेंगे, वह इंडिया होम रूल सोसाइटी, आप समझना, इंडिया के होम रूल मतलब हमारे स्वशासन की बात होनी चाहिए। तो यह स्वशासन की बात करने के लिए इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करेंगे। अब इसका नाम से ही देखो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इंडिया होम रूल सोसाइटी की बात की जा रही। सोसाइटी से आपने सोशियोलॉजिस्ट निकाला, और इंडिया से इंडियन निकाला, है ना। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है, इसके द्वारा पत्रिका की स्थापना की जा रही थी। अब जब अगर संस्थान आपको याद होगा ना किसकी स्थापना की गई, तो उससे आपको पत्रिका याद करना बहुत टफ नहीं रहेगा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। और यही देखो इंडिया से ही आपका जो हॉस्टल था ना, जहां पर आकर के क्रांतिकारी रुकते थे सारे, उसका नाम क्या था? इंडिया हाउस। तो इंडिया हाउस क्या था? वह हॉस्टल की स्थापना भी की गई थी, किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इस तरीके से क्या था, लंदन में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, वहां से आपको देखो क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। अब यहां से एक प्रश्न जो बनाया जाता है ना, वह बनाया जाता है कि इंडिया हाउस के ही आपके एक सदस्य थे, कौन? मदन लाल ढींगरा, जिनके द्वारा कर्नल वायली की हत्या की दी गई। क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा, किस क्रांतिकारी के द्वारा कर्नल वायली की हत्या की जाती है? तो वहीं लंदन में ही आपका समझना, यह क्रांतिकारी जो घटनाएं हो रही हैं लंदन में हो रही हैं। कर्नल वायली की हत्या किसके द्वारा की जा रही है? मदन लाल ढींगरा के द्वारा की जाती है। अब कुछ कैसे याद रखना है? मदन लाल डींगरा आपको याद रखना है। डींगरा, डींगरा का देखो कैसे भी याद रखना है, डींगरा तो याद ही रहेगा ना। एक गाना आपने सुना है, वाई दिस कोलावेरी डी, वाई दिस कोलावेरी डी। तो ऐसे क्या करना है, वाई से आपको निकालना है वायली, वाई से आपने निकाला वायली, और डी से निकाला डींगरा। तो देखो दोनों, आप ये गाना जब गाओगे तो आपको वाई दिस कोलावेरी जब जैसे ही बोलोगे ना, वाई से वायली याद आ जाएगा, डी से आपको डींगरा याद आ जाएगा। यानी कि कर्नल वायली की हत्या किसने की थी? डींगरा ने की थी। केवल यह याद करने के लिए ही बताया गया है। थोड़ा ये मजेदार निमोनिक्स होते हैं ना, तो याद भी रहते हैं, क्योंकि अभी हंसी मजाक में भी आप जब ये गा रहे होगे ना, तो आपको याद आ जाएगा यार कुछ ऐसा बताया गया था। वाई दिस कोलावेरी, डी से भी, डी से डींगरा बताया गया था, वायली से, वाई से वायली आपको बताया गया था। और कोई तरीका फिर आपको बनाना है तो बना लो, थोड़ा ये मजेदार है तरीके, इसलिए बताए जाते हैं आपको। और अब आते हैं हम जर्मनी में। जर्मनी से क्वेश्चन देखो आपका क्या बना। जर्मनी से क्वेश्चन बना कि जर्मनी में जो आपके मैडम भीखाजी कामा थी ना, मैडम भीखाजी कामा के द्वारा स्टटगार्ड में आपका 1907 में क्या किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था वहां पर, है ना। अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन होती है, वहां पर भीखाजी कामा जो है सक्रिय सदस्य होती है उसकी, और इनके द्वारा ही भारत का राष्ट्रीय ध्वज उस समय फहराया जाता है। तो समझ रहे हो कि जर्मनी में कौन? भीखाजी कामा। भीखाजी कामा ने कहां पर, यह पूछा जाता है, स्टटगार्ड में। अब याद कैसे रखना है इन्हें? देखो भारतीय क्रांति की मां भी कहा जाता है, सारी चीजें देखो भी याद हो जाएंगी। भीखाजी कामा, भाई कामा, नाम में ही इनके माँ है ना, नाम में ही माँ है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। पहला याद हो गया आपको कि भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? भीखाजी कामा को। अब माँ से याद करना है, तो भाई माँ जो है
जब गार्ड की तरह, गार्ड समझते हो आप, जो सुरक्षा करता है ना, लगातार अब गार्ड का काम क्या होता है, सुरक्षा करना। अब माँ ही जब आपकी गार्ड की तरह काम करती है ना, तभी आप क्या करते हो, तभी आप मनी कमा पाओगे। मनी से आपने कनेक्ट किया किसको, जर्मनी को, और गार्ड का आपने कनेक्ट किया स्टटगार्ड से, माँ को आपने भीखाजी कामा से कनेक्ट किया। देखो तीनों याद हो गए, माँ से ही आपको कनेक्ट कर लेना है, माँ से ही आपको पता चल जाएगा कि भारतीय क्रांति की माँ भी नहीं कहा जाता था, और माँ ही जब गार्ड की तरह स्टटगार्ड हो गया यहाँ से, कि जर्मनी में ही आपका स्थान है स्टटगार्ड, वहीं पर क्या है आपका भीखाजी कामा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। और तभी आप मनी से है कहाँ पर, जर्मनी। सारा देश भी याद हो गया, जगह भी याद हो गई, कौन व्यक्ति थे, व्यक्ति भी याद हो गई हैं वो, है ना, महिला जो थी, और इन्हें बोला क्या जाता था, भारतीय क्रांति की माँ, यह भी याद हो गया। चलो इससे ज़्यादा क्या आप याद, इतना ही याद कर लो बहुत है। अमेरिका से देखो क्या प्रश्न बनता है। अमेरिका का देखो, जब आप मैप देखोगे तो वहाँ पर आपको पता है कि पश्चिमी क्षेत्र जो है अमेरिका का, वहाँ पर ही आपका एक स्थान है जिसको बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को, और सैन फ्रांसिस्को में ही आपका अमेरिका में वहाँ पर गदर पार्टी सक्रिय थी। तो वो गदर पार्टी से क्वेश्चन जानते क्या बनाए गए आपके, गदर पार्टी के इसमें संस्थापक सदस्य पूछ दिए गए कि निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं है। तो वहाँ दो देखो नाम दे दिए जाते हैं, सोहन सिंह भाकना दे दिया जाएगा, लाला हरदयाल दे दिया जाएगा, या हो सकता है पूछ ले कौन संबंधित है, वहाँ इन दो में से कोई एक नाम दे दिया जाएगा। तो आपको तो दोनों याद रखना है भाई। और दूसरा जो प्रश्न बनता है, इसी गदर पार्टी के द्वारा एक मैगजीन निकाली जाती है, गदर पत्रिका जो निकाली जाती है, उसकी भाषा को लेकर के, इसकी भाषा कौन कौन थी, किस भाषा में प्रकाशित होती थी, या तो 3 भाषाएं थी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी। देखो भाई कैसे याद करना है इसको, याद करने का अभी देखो मजेदार निमोनिक्स बताया जाता है। क्या, गदर की बात आई, अब गदर की बात आती है तो किसने गदर 2 नहीं देखी है, या गदर मूवी तो हर किसी ने देखी ना सन्नी पाजी की। तो सन्नी पाजी की जब गदर मूवी हर किसी ने देखी है, तो गदर में क्या होता है, पाकिस्तानी क्या करते हैं, भौंकना शुरू करते हैं, है ना। पाकिस्तानी जब भौंकना शुरू करेंगे तो सन्नी पाजी को क्या आ जाएगी, दया आ जाएगी, है ना, थोड़े दयालु हो जाएंगे। अब जब सन्नी पाजी के आगे पाकिस्तानी भौंकेंगे, भौंकना शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा दयालु हो जाएंगे। अब दयालु होंगे तो दयाल से आपका हो गया लाला हरदयाल, भौंकना से हो गया सोहन सिंह भाकना, जिनके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। दोनों देखो सदस्य आपके याद हो गए। और अब समझना यहाँ पर किस भाषा में, देखो गदर पत्रिका की अगर मैगजीन की भाषा समझनी है ना, तो एक बात बताइए, गदर मूवी से ही आपको कनेक्ट हो जाएगा। गदर मूवी में सनी पाजी कहाँ गए थे, पाकिस्तान, वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, उर्दू। तो पहले नंबर पर आपकी हो गई भाषा कौन सी, उर्दू। फिर गदर में सनी पाजी पगड़ी बांधे रहते हैं कि नहीं, तो कौन सी भाषा बोलेंगे, पंजाबी, है ना। तो दूसरे नंबर पे आपकी हो गई पंजाबी, और गा से गदर आपका, गा से गुजराती भाषा, है ना। तीसरी भाषा आपको याद कर लेनी है, कौन सी थी, गुजराती भाषा में भी आती थी। लेकिन उर्दू और पंजाबी ये तो याद ही हो गया, क्योंकि अगर आप अब आएगा मैगजीन्स, गदर मैगजीन्स, है ना, गदर मैगजीन जो है आपकी किस भाषा में, तो आपको तुरंत गदर मूवी याद आ जाएगा। तो पंजाबी में आपके देखिए सन्नी पाजी याद आ जाएंगे, गए कहाँ थे, पाकिस्तान, उर्दू भाषा याद आ जाएगी, और गुजराती आपको याद कर लेना है, गदर का गा से, गा को कनेक्ट किया था हमने, गुजराती आ जाएगा। अब तीनों भाषाएं याद, उसके सदस्य याद। अब बताओ, अब आपको गदर पार्टी से कोई क्वेश्चन आएगा, नहीं गलत होगा आपका। अफगानिस्तान से देखो क्या आता है, अफगानिस्तान में एक बात बताइए, वहां पर जो अस्थायी सरकार बनाई गई थी, पूछा जाता है किसके द्वारा, तो महेंद्र प्रताप के द्वारा। एक और बता दे रहा हूं, यहां पर प्रधानमंत्री जो बने थे वह इनके बरकतुल्ला थे, है ना। नहीं पूछा जाता है, कभी कभी पूछ भी दिया जाता है कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे इसके अंतरिम सरकार के, तो जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो बरकतुल्ला थे, और जो राजा थे आपके वो कौन थे, महेंद्र प्रताप से। देखो भाई याद कैसे रखना है, अफगानिस्तान में किसको कबूल, अफगानिस्तान में एक हिंदू को, महेंद्र प्रताप क्या है, हिंदू हैं, तो अफगानिस्तान में ही आपको याद रखना है किसी हिंदू को क्या किया जा सकता है, कबूल किया जा सकता है। तो काबुल में ही एक अंतरिम सरकार की या अस्थायी सरकार की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा, है ना। अब आप देख रहे हो काबुल में भी एक हिंदू के द्वारा, हिंदू कौन है वह, महेंद्र प्रताप है। चलो ये हो गया याद। अब देखो षड्यंत्र केस, पीछे बताया था आपको कि षड्यंत्र केस और उनके व्यक्ति को देकर के आगे प्रश्न बनाए जाते हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस, अब खाली मैं षड्यंत्र केस बताऊंगा, पीछे आपको याद दिला दूंगा कैसे आपको समझाया था। जो अलीपुर षड्यंत्र केस है, याद करो, मुजफ्फरपुर की बात की थी। मुजफ्फरपुर में जब किसको मारा गया था, ध्यान करो, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा जैक्सन को मारने की जो बोला, सॉरी जैक्सन को नहीं, किसको मारने की बात की गई थी, है ना, याद करो। चौक जाओगे जब खुद को ही क्या बोलने लगे, राम बोलने लगे, कौन, किंग्स, है ना। जब किंग्सफोर्ड को मारने की बात की जाती है मुजफ्फरपुर में, जब षड्यंत्र रचा जाता है, तो उसी में बोला जाता है अलीपुर षड्यंत्र केस जो है किससे संबंधित है। सामने यह व्यक्ति इनमें से कोई दे दिया जाएगा, या तो खुदीराम बोस दे दिया जाएगा, प्रफुल्ल चौकी, और साथ में यहाँ अरविंदो घोष भी थे। यहाँ थोड़ा एक कहानी बता दे रहा हूँ। अरविंदो घोष को क्या है, यहाँ जब पकड़ा जाता है तो अरविंदो घोष को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इनके खिलाफ सबूत नहीं मिलते हैं। इसी के बाद यह पांडिचेरी जाकर के ओरीविलो आश्रम में रहने लगते हैं, और दार्शनिक वहाँ पर दर्शन की ओर ये ज़्यादा विस्थापित कर लेते हैं अपने आप को। और यहाँ से कारण समझ में नहीं आता है कि एक इतना बड़ा क्रांतिकारी कैसे इतना बड़ा दार्शनिक बन जाता है ना। तो यहाँ से अरविंदो घोष यहाँ से आपको दिखाई नहीं देंगे आगे। चलो नासिक षड्यंत्र केस, पीछे आपको देखो नासिक षड्यंत्र केस बताया गया था कि कान्हरे के द्वारा, जब जैक्सन की, नासिक के ही जिला मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, तो नासिक स्थान पर ही जब कान्हरे के द्वारा क्या किया जाता है, जिला मजिस्ट्रेट, नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की जाती है, तो उसको नासिक षड्यंत्र के रूप में पीछे तो सब याद करा दिया गया। दिल्ली के देखो, दिल्ली षड्यंत्र केस जानते कौन सा होता है,
1912 में लॉर्ड हार्डिंग का केस पढ़ा था आपने, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जब वह राजधानी कलकत्ता से क्या कर रहा होता है, दिल्ली स्थानांतरित कर रहा होता है ना, परिवर्तित कर रहा होता है। 1912 में जब राजधानी दिल्ली परिवर्तित की जा रही होती है तो चांदनी चौक पर ही इस पर बम फेंका जाता है रास बिहारी बोस और अमीर चंद के द्वारा। रास बिहारी बोस यहीं से भागकर कहाँ चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं, जानते हैं आप, है ना। फिर आपको ये आगे सक्रिय दिखाई देंगे किसके साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ। आप समझो यहाँ पर दिल्ली में ही आपका रास बिहारी बोस से संबंधित थे व्यक्ति जो दिल्ली षड्यंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिन्होंने, और अमीर चंद्र जो है इसके मास्टरमाइंड थे, है ना, अमीर चंद्र। ये दोनों देखो पूछे गए हैं, कौन कौन, दिल्ली में रास बिहारी बोस और अमीर चंद्र। फिर लाहौर षड्यंत्र केस कौन सा है, लाहौर षड्यंत्र केस आप जानते हो ना, सैंडर्स की जो हत्या की गई ना, वो लाहौर का ही क्या होता है, लाहौर में ही सैन्य सेवा दे रहा होता है, कौन, आपका सैंडर्स, है ना, ब्रिटिशर्स को। तो लाहौर षड्यंत्र केस इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहीं पर लाहौर के सैन्य सेवा दे रहे व्यक्ति सैंडर्स की हत्या की जाती है, किसके द्वारा, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के द्वारा। इनको आगे फांसी भी दी गई, वो भी पीछे हमने पढ़ लिया, तो उसे ही लाहौर षड्यंत्र केस के रूप में जाना जाता है। अब सारे षड्यंत्र केस याद हो गए, व्यक्ति याद हो गए, उससे जुड़े हुए क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ, समाज सुधार से जुड़ा हुआ जितना फैक्ट है साथ के साथ आपको याद करा दिए गए। अगर आपको मजा आ रहा है वीडियो में तो यार टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दिया करो, है ना, और चैनल अगर आप नए हो आज इसको सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ना, ताकि ये मजेदार तरीके उन्हें पता चले यार कैसे आप हंसी हंसी में सारे फैक्ट्स याद कर सकते हो। चलिए आज के लिए धन्यवाद। आगे देखिए आपके साथ जो आधुनिक भारत के और जो 2-3 वीडियोस अभी और आएंगे जो इंपॉर्टेंट, फिर आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, और इतिहास से जुड़े हुए जितने भी पीवाईक्यूज हैं और उनसे संबंधित जितने प्रश्न आपके एग्जाम में बनाए जा सकते हैं सारे कवर करा दिए गए हैं। चलिए बढ़िया से पढ़ते रहिए मजे से। आज के लिए धन्यवाद।